अगर आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप मेरी वीडियो को पूरी देख के जा रहे हैं तो मैं गारंटी करता हूँ आप कभी फेल नहीं होंगे। हिंदी विषय में पास होना सबको कंपलसरी है। तो आओ चलो वीडियो को देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 के पठन पाठन का कार्य न हो पाने के कारण 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो अब हम देखते हैं हमें जो नहीं पढ़ना है। तो हमें गद्य संकलन में क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का नहीं पढ़ना है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी का नहीं पढ़ना है। पानी में चंदा चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती का हमें ये पाठ नहीं पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हमें सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं काव्य संकलन में। तो सुमित्रानंदन पंत जी का हमें चंद्रलोक में प्रथम बार नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा जी का वर्षा सुंदरी के प्रति नहीं पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी जवानी नहीं पढ़ना है। केदारनाथ सिंह नदी नहीं पढ़ना है। अशोक वाजपेयी युवा जंगल नहीं पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि हमको सुमित्रानंदन के पाठ को नहीं पढ़ना है, हमें सुमित्रानंदन पंत को पढ़ना है, बट इनका जो है चंद्रलोक में प्रथम बार ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। ऐसे महादेवी वर्मा का भी है, ऐसे सबका है। तो और हम देख लेते हैं हमको कि जो है संस्कृत में क्या नहीं पढ़ना है। तो संस्कृत में हमको केन किम वर्धते अनियुक्त विलासा नहीं पढ़ना है। और संधि में वृद्धि संधि नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में युष्मत नहीं पढ़ना है। धातु रूप में दृश्य और पच नहीं पढ़ना है हमको। अब हम ये देख लेते हैं हमको जो पढ़ना है 70% हमको पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। तो शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग तो 1918 से 1936 ईस्वी तक है। तो अगर ऐसे पूछा जाता है प्रश्न कि शुक्ल युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए, शुक्ल युग के 2 कहानीकारों के नाम बताइए, शुक्ल युग के नाटककारों के नाम बताइए, तो हम इसे देखते हैं। देखो शुक्ल युग के निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। और शुक्ल युग के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र। शुक्ल युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। शुक्ल युग के एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा, हरि कृष्ण। तो हमको इसमें ऐसे याद करना है क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चन फंसेंगे। तो इस तरह इनको हम चारों को याद कर लेंगे, इसमें से कोई ना कोई पूछा जा सकता है। तो देखते हैं रीत तथा आधुनिक काल। इस काल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। रीतिबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि, रीति मुक्ति कवि। तो पहले हम देख लेते हैं रीतिबद्ध वाले कवि को। तो रीतिबद्ध में कवि केशवदास जी हैं, इनकी रचना रामचंद्रिका रसिक प्रिया है। और 2 नंबर राम सिंह, इनकी रचना रसनिवास अलंकार दर्पण है। तो हम देख लेते हैं रीत सिद्ध कवि के। तो रीत सिद्ध में जो है बिहारी हैं, इनकी रचना बिहारी सतसई है। और रीत सिद्ध में मतीराम जी हैं, इनकी रचना मतीराम सतसई है। रीति मुक्त कवि, तो रीति मुक्त कवि में घनानंद, इनकी रचना सुजान सागर है। तो रीत मुक्त कवि में बोधा जी हैं, इनकी रचना जो है इक्ष्णामा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि रीत काल के कवियों के नाम लिखिए। इनमें से तो रीत काल के सभी हैं, किसी का भी नाम लिख दोगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि रीत सिद्ध कवियों के नाम लिखिए, उनकी रचना लिखिए, तो आप इनमें से पढ़ लेना। इनकी रचना तो आई ही आएगी, तो आप इनको पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम देखते हैं आधुनिक काल 1950 ईस्वी से अब तक। 1 नंबर है भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना है प्रेम माधुरी प्रेम सरोवर। और प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है ब्राह्मण और परीक्षा। तो देखते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक है। तो इसके कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी,
इनकी रचना है कविता कलाप और सुमन। सरदार पूर्ण सिंह, इनकी रचना है आचरण की सभ्यता सच्ची वीरता। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतेंद्र युग के 2 कवियों के नाम लिखिए। भारतेंद्र युग के 2 कवियों की रचनाओं के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 कवियों या उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो अब हम आगे देखते हैं। छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी तक इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है कामायनी और आंसू। महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी रचना है निर्जा, संध्या गीत और यामा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए छायावाद के 2 कवियों के नाम लिखिए, तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। और प्रगतिवाद युग देखते हैं 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो इसके जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी रचना है कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। और शिवमंगल सिंह सुमन हैं, इनकी रचना है मिट्टी की बारात, नए युग का गान। तो अगर पूछा जाता है कि प्रगतिवादी के 2 कवियों के नाम लिखिए, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सिंह सुमन। अब देखते हैं प्रयोगवादी युग। तो प्रयोगवादी युग के कवि हैं धर्मवीर भारती, इनकी रचना है अंधा युग, धर्म युग। तो नंबर 2 कवि हैं अज्ञेय, इनकी रचना है कितनी नाव में कितनी बार, नदी के दीप और तार सप्तक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देखते हैं। तो अब हम देखते हैं गद्यांश। तो मित्रता रामचंद्र शुक्ल जी का है, ममता जयशंकर प्रसाद का है, भारतीय संस्कृत राजेंद्र प्रसाद जी का है, अजंता भगवत शरण उपाध्याय का है। तो हमें स्टार्टिंग के 3 पढ़ लेना है, उसी में से आ जाएगा। तो हम देखते हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ को हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य संकलन से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऐसे ही सबका लिखा जाएगा। संकलित है, यहाँ पे ममता लिख देना और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिख देना। फॉन्ट यही रहेगा, आपको सिर्फ लेखक और रचना का अलग ऐसे करना है। तो अब हम देख लेते हैं ट्रिक। मित्रता, तो मित्रता वाले पैराग्राफ में अगर पैराग्राफ में मित्र, हंसमुख, चेहरा, कुसंग का अजवार, मित्रता, युवा पुरुष, इंग्लैंड का एक विद्वान, सहपाठी की मित्रता, अगर ये शब्द आते हैं तो समझ लेना यह मित्रता पाठ से है। दूसरा देख लेते हैं ममता। अगर ममता, चूड़ामणि, शेरशाह, धर्मचक्र, गला सूख रहा है, चांदी के बड़े थाल, अष्टकोण मंदिर आदि शब्द आए तो आप समझ लेना यह पैराग्राफ ममता पाठ से है। अब देखते हैं भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत भारत देश की चर्चा हो, अरावली सतपुरा पहाड़ियों की चर्चा हो, असम की पहाड़ियों की चर्चा हो, नैतिकता, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक एवं सामूहिक चेतना हो, तो ये समझ लेना कि यह जो पैराग्राफ है ये भारतीय संस्कृत से आया है। तो हमें ये ट्रिक है, इसे एक बार याद कर लेना है। बट आपके क्वेश्चन में जो आएंगे वो मित्रता और ममता पाठ से आएगा। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ना, अगर उसमें ममता आ रहा है तो समझ लेना ममता का है, अगर मित्रता आए तो समझ लेना यह पाठ मित्रता से है। यही तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो अब हम देखते हैं काव्य संकलन। काव्य संकलन में संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य संकलन से संकलित तुलसीदास द्वारा रचित पद नामक पाठ से अवतरित है। तो हम इसको इस फॉन्ट में लिख लेंगे, बस इतना ही। और जैसे तुलसीदास है तो तुलसीदास ऐसे चेंज करके हम सबका लिख देंगे।
तो आपको इसका एक ट्रिक है कि अगर आप जो है जैसे पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो सूरदास क्या होगा, उसके नीचे लिखा होगा सूरदास या सूर लिखा होगा, तो समझ लेना सूर का है। लेकिन आपके पेपर में आने के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो सूरदास और रसखान, इन दोनों में से एकदम 100% है आपका आ जाएगा। तो जी हम अब देखते हैं आगे। गद्य संकलन जीवन परिचय। तो हमको गद्य संकलन में जीवन परिचय 2 याद करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद का, इसी में से आपका फंस जाएगा। काव्य संकलन में जीवन परिचय रसखान, सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन तीनों को हमें पढ़ना है। और संस्कृत में वीरा वीरेण पूजते और देशभक्त चंद्रशेखरा, ये दोनों पाठ को पढ़ना है। और संस्कृत श्लोक आपको ये अपने बुक से 2 याद करना है, एक आएगा, हो सकता है आप जो याद किए वही आए, तो आपको 2 जो है याद करना है। तो ये सब आपको अपने बुक से याद करना है। तो अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। तो अग्नि की पर्यायवाची ज्वाला और आग होती है। आकाश की पर्यायवाची गगन और नभ होता है। कमल की पर्यायवाची अंबुज नीरज होती है। चांद की पर्यायवाची चंद्रमा और राकेश। जल की पर्यायवाची जीवन और पानी। तालाब की पर्यायवाची सर और सरोवर। पृथ्वी की पर्यायवाची धरती और भूमि। बादल की पर्यायवाची जलद और मेघ। सूरज की पर्यायवाची भास्कर और सूर्य। रात्रि की पर्यायवाची रात और निशा। पर्वत की पर्यायवाची पहाड़ और शैल। आँख की पर्यायवाची नेत्र और नयन। हाथी की पर्यायवाची दंती और हस्ती। समुद्र की पर्यायवाची जलधि और सागर। तो मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट जो हैं आपको लिखवा दिया हूँ, और हो सकता है इसी में से आपकी पर्यायवाची पूछ ली जाए जो आपके सिलेबस में थे। माता पिता, तो माता और पिता। गुण दोष, तो गुण और दोष। सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा। दाल रोटी, तो दाल और रोटी। तो हम ऐसे कर सकते हैं, कोई भी समास हो उसमें बीच में और आ जाए, जैसे लोटा डोरी, तो लोटा और डोरी। सीता राम, सीता और राम। तो हम देखते हैं दूसरा समास द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है, वह द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा 4 राहों का समूह। दोपहर का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। दशक, तो ऐसे ही कोई भी शब्द हो उसका प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही संख्यावाचक में अगर पहला शब्द पड़ता है तो वह समास सदैव द्विगु समास कहलाएगा। तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अपमान है, तो अपमान के आगे अप लगा है। अधिकार है, अधिकार के आगे अधि लगा है। अनुमान है, अनुमान के आगे अनु लगा है। उपकार है, उपकार के आगे उप लगा है। सुलेख है, सुलेख के आगे सु लगा है। तो ऐसे भी कोई शब्द आए उनके उपसर्ग जो है आगे लगे होते हैं, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे उपसर्ग है तो उप माने आगे, उप माने आगे। तो आगे के जो शब्द हैं उनको एक बार हम संधि विच्छेद करेंगे तो जो टूट जाएगा आगे को उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? किसी शब्द के पीछे जुड़कर
उसका अर्थ बदल दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। ये शब्दों के पीछे लगता है और उपसर्ग जो है शब्दों के आगे लगता है। सबसे मेन पॉइंट हमें यही देखना है कि आगे जो लगे वो उपसर्ग है और पीछे जो लगे वो प्रत्यय है। पास है पीछे प्रत्यय, उसे आगे, तो यही समझ लेना है। जैसे बचपन, तो पन पीछे है इसके। लिखावट, लिखावट, तो वट आगे पीछे लगा है। महत्व तो लगा है। पढ़ाई तो आई लगा है। तो आप इसी शब्द पे 2 2 4 4 शब्द और बनाइए। अगर आप ना बना पाए तो आप, तो अब हम पढ़ते हैं रस। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। उदाहरण, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो स्पष्टीकरण है, अस्थाई भाव हास, विभाव उद्दीपन आलम्बन, अनुभाव हंसाना, संचारी भाव हर्ष और चापलता। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, हास्य का अस्थाई भाव हास है, जहाँ हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रस रूप में व्याप्त हो, उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं करुण रस। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर, विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो स्पष्टीकरण है इसका, अस्थाई भाव शोक, विभाव उद्दीपन आलम्बन, अनुभाव रुदन प्रलाप, संचारी भाव मोह ग्लानि निर्वेद। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह भी लिख सकते हैं, करुण का स्थायी भाव शोक है, जहाँ शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रस रूप में व्याप्त हो, उसे हम करुण रस कहते हैं। अब देखते हैं रोला अथवा सोरठा। तो हम सोरठा पढ़ते हैं, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके उदाहरण हैं, सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, कर्म अनुग्रह सोया, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अब देखते हैं रोला छंद, परिभाषा एवं लक्षण। तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राएं की यति होती है। तो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, जीती जीती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो ये इसके उदाहरण हैं। देखो, कभी कभी आता है प्रश्न में कि रोला छंद के लक्षण बताइए या रोला छंद की परिभाषा बताइए। तो आपको डाउट नहीं होना है, ये तो परिभाषा पूछ लेगा या लक्षण, तो आप ऐसे ही लिख देना। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो हमारे जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड में आते हैं वो अर्थालंकार आते हैं। अर्थालंकार से 3 आते हैं, वो भी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो हम इसी वीडियो में तीनों को क्लियर करते हैं। तो चलो चलते हैं उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय की संभावना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। उदाहरण नंबर 2, कर कमल सा कोमल है। ट्रिक इसे याद करने क्या है, जब पंक्ति में योजक आए, वह शब्द सा सी से सरिस आए, तब उपमा अलंकार होता है।
तो कोई भी पंक्ति हो, अगर योजक चिन्ह हो, उसके बाद सा सी से सरिस आता हो, तो वह अलंकार सदैव उपमा अलंकार होता है। देखो चंद्रमा, फिर योजक लगा हुआ है सा सुंदर, तो योजक के बाद सा सी से सरिस आए तो वो सदैव उपमा अलंकार होता है। तो जी अब दूसरा अलंकार देखते हैं की परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरि राई। उदाहरण नंबर 2 मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो इसमें योजक चिन्ह इसमें भी लगे हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह है और सा सी से ना आए तो वह रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमा में क्या है, उसमें योजक लगा होता है तो उसमें सा सी से आते हैं, लेकिन इसमें जो है रूपक में इसमें सा सी से नहीं आते। कोई भी शब्द आए सा सी से ना आए तो वह रूपक अलंकार होता है। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण हैं नेत्र मानो कमल हैं। तो इसके ट्रिक है, जिन पंक्ति में जानो मनु जनु जानहु जानो मानहु मानो निश्चय यु ज्यो आदि शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल है तो मानो आया तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोई भी पंक्ति हो उसमें जानो जनु जानो मानो मनु मानो आते हैं तो वह सदैव उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब पढ़ते हैं यण संधि परिभाषा। जब शब्दों के बीचों बीच में या रा लावा आधा शब्द आए तो यण संधि होती है। उदाहरण जैसे अभ्यास, या पे आधा लगा है भा तो यण संधि होगी। इत्यादि, या पे आधा ता लगा है। मात्रिक, रा पे ता लगा है। तो ऐसे भी कोई शब्द आए तो समझ लेना यण संधि हैं। शब्द रूप। तो नंबर 1 शब्द रूप। फल, मति, मधु और नदी, इसको हमको अपनी बुक से पढ़ना है। धातु रूप लट लकार लोट लकार हमको बुक से पढ़ना है। विधिलिंग लकार पठ और हस, इसको हमें बुक से तैयार कर लेना है। अब हम पढ़ते हैं निबंध। तो निबंध जो है वैज्ञानिक, सामाजिक, जनसंख्या, पर्यावरण, इन्हीं क्षेत्रों में आ सकता है। तो हम देख लेते हैं विज्ञान पे, विज्ञान वरदान या अभिशाप। जैसे आ गया कि विज्ञान पे लिखने के लिए हमको, तो हम सर्वप्रथम प्रस्तावना डालेंगे हेडिंग, फिर नंबर 2 पे विज्ञान वरदान अभिशाप, फिर मनोरंजन के क्षेत्र, परिवहन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, फिर लास्ट में उपसंहार। तो प्रस्तावना में हमें सर्वप्रथम उसको प्रस्तावित करना है। जैसे इसमें हम कर रहे हैं विज्ञान पे आ गया तो ऐसे लिखेंगे, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान की आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। तो ऐसे प्रस्तावना लिखेंगे। जैसे पर्यावरण पे आ गया तो उस पर भी ऐसे लिख देंगे। जनसंख्या पे आ गया, हो सकता है कोरोना पे भी आ जाए, अब की तो आ सकता है। तो हमको जो लिखना है इसमें सर्वप्रथम जो हेडिंग है हमको प्रस्तावना डालना है और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है उपसंहार डालना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में गारंटी इस साथ कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देख के जा रहे हो पेपर देने, तो आप कभी भी फेल नहीं होगे, इस बात की मेरी गारंटी है।